हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अभी तक हमने देखा है, अभी हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट फेजेस को डिस्कवर किया है, समझाए, लेट, अर्ली, मैच्योर हड़प्पन, एंड कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंस को यूज़ करके उनकी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करी है। हाउएवर देयर इज़ अनदर स्टोरी अबाउट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर द सिविलाइजेशन। कैसे इसके बारे में पता चला, ये डिस्कवर हुआ, उसके बारे में अलग स्टोरी है। जब हड़प्पन सिटीज़ पूरी ख़त्म हो गई, सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, सो पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम। ठीक है, इसके बारे में फिर कोई मेंशन नहीं मिला। एंड व्हेन मेन एंड वुमेन बिगैन लिविंग इन द एरिया अ मिलेनियर लेटर, दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ द स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स दैट ओकेजनली सर्फेस्ड, washed up by floods or exposed by soil erosion or turned up while plowing or fielding or digging। तो इसके बारे में भूल चुके थे। एंड फिर कुछ हज़ार साल बाद जब ये आर्टिफैक्ट्स दिखने लगे, सरफेस आने लगे, होने लगे, तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या था, कहाँ से आया, कैसे आया, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। Cunningham's confusion. Cunningham, Alexander Cunningham, the father of Indian archaeology, the first Director General of the Archaeological Survey of India, he began archaeological excavations in the mid 19th century, मतलब somewhere around 1940, 1950, and archaeologists prefer to use written word, text and inscriptions as a guide to investigations। तो कनिंघम का जो मेन इंटरेस्ट था वो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड यानी 6th सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC, जो कि अशोका, मौर्यन, चंद्रगुप्ता, इनके टाइम का था। कनिंघम वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट एरा एंड लेटर पीरियड्स, उसके बाद जो कुछ हुआ। He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th centuries to locate early settlements. So Cunningham also collected, documented and translated inscriptions found during his surveys. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. A site like Harappa, which was not a part of the itinerary of the Chinese pilgrims, was not known as early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation. तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम किसके ऊपर डिपेंडेंट था? जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स ने जो अकाउंट्स छोड़े थे इंडिया के, उसके ऊपर डिपेंड होके वो एक्सकेवेशंस कर रहा था और वो ढूंढ रहा था। तो क्योंकि उस टाइम पर हड़प्पा जैसी कोई सिटी थी नहीं, तो उनकी अकाउंट्स में हड़प्पन सिटी का कोई मेंशन ही नहीं था। तो हड़प्पा अलेक्जेंडर कनिंघम के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो वो उसके टाइम फ्रेम में नहीं एग्जिस्ट करती थी। इस कारण से जितनी भी चीज़ें जो हड़प्पन सील्स या आर्टिफैक्ट्स अलेक्जेंडर कनिंघम को मिलती थी, वो उन्हें फोर्सफुली गलत तरीके से उसमें ना डाल के, मतलब उनके रियल टाइम फ्रेम इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम पर ना डालकर उसको लेटर पीरियड्स में फिट करने की कोशिश करता था। बिकॉज फॉर अलेक्जेंडर कनिंघम अभी तक इंडस वाली सिविलाइजेशन जैसा कुछ था ही नहीं, एंड वो उसको मतलब फोर्सफुली उसको गलत टाइम फ्रेम में फिट करता था। ओके, तो कनिंघम को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो कितने पुराने थे, वो किस टाइम पे थे, क्या थे। A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. तो चाइनीज़ पिलग्रिम्स ने जितना टाइम फ्रेम मिला था उसी में वो उसको फिट करने की कोशिश कर रहा था, दो उसका रेलेवेंस ही नहीं था और ऐसा कुछ मिला ही नहीं, बट फिर भी उसको वो फिट करने की कोशिश कर रहा था। This was because he, like many others, thought that Indian history started with the first cities in the Ganga Valley. So this was because and given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of Harappa. तो उसका फोकस उस पर था ही नहीं, इस कारण से उसने हड़प्पा का बिल्कुल मिस ही कर दिया। ये देखिए फर्स्ट ड्राइंग ऑफ कनिंघम स्केच है, फर्स्ट स्केच है कनिंघम का अबाउट जो सील उसको मिली थी, उसका उसने एक स्केच करा था, तो ये फर्स्ट स्केच है कनिंघम का। A new old civilization. Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Saini in the early decades of the 20th century. तो 20th century के early decades में फिर उसके बाद जब हम बात कर रहे there was one mistake that I made. I'm really sorry. यहाँ पर बोला गया in the mid 19th century and I mentioned the year 1950. It was actually 1850, 1840, not 1940 and 1950. Okay, so 20th century के early decades में मतलब 1910, 1920, 1930 में ये सील जब दयाराम सैनी को सील्स मिली in the layers which were much older than the early historic levels, जो उनको accounts वगैरह में जो उनको टाइम फ्रेम दिया गया था उससे वो काफ़ी पुरानी थी। It was then that their significance began to be realized. तब पता चला कि एक्चुअली में वो कितनी सिग्निफिकेंट थी, वो एक अलग ही सिविलाइजेशन थी। Another archaeologist, Rakhal Das Banerjee, found similar seals at Mohenjo-daro. तो दयाराम सैनी को सील्स मिली हड़प्पा में,
रखलदास बनर्जी को मिली मोहनजोदाड़ो में, विच लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। मतलब तब उनको ये रियलाइज होने लगा कि यार ये कुछ और ही है, कुछ और ही अलग ही सिविलाइजेशन है, अलग ही कल्चर है जिसकी ये सारी चीज़ एक पार्ट है। ओके, बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स 1924 में जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल था, जॉन मार्शल ने एक नई सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को अनाउंस करा टू द वर्ल्ड, दैट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जैसे कि S.N. रॉय ने स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के में नोट किया है दैट मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her। दैट मीन्स कि उसको 3000 साल पुरानी एक नई सिविलाइजेशन गिफ्ट करी है जॉन मार्शल ने, जो अनफॉर्चुनेटली उसके पहले जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने अवॉइड कर दी, उसको इग्नोर करा, उसको जॉन मार्शल ने टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड ही अनाउंस्ड अ न्यू सिविलाइजेशन। और ये S.N. रॉय ने स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अपनी बुक में नोट किया है। दिस वॉज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वर फाउंड एट एक्सकेवेशंस एट Mesopotamian sites. It was then that the world knew not only of a new civilization but also of one contemporaneous with Mesopotamia. तो जॉन मार्शल को कैसे पता चला? क्योंकि ऐसी ही कुछ सील्स उनको मेसोपोटामिया में भी तब उसके बाद डिस्कवर हुई थी, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यार ये एक नई सिविलाइजेशन है जो मेसोपोटामिया के कंटेम्प्रेरी है, उसी की टाइम की है। In fact, John Marshall's stint as Director General of the ASI marked a major change in Indian archaeology. तो जब जॉन मार्शल was the Director General, उस टाइम पर इंडियन आर्कियोलॉजी में बहुत ही मेजर चेंज आया था। He was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete to the field. तो सबसे पहले प्रोफेशनल थे और ग्रीस और क्रीट में जिन्होंने जितना एक्सकवेशन का काम किया था आर्कियोलॉजी का, वो एक्सपीरियंस वो इंडिया पे लाए, उस पर वर्क करा। मोर इम्पॉर्टेंटली, दो लाइक कनिंघम, ही टू वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेकुलर फाइंड्स, ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। तो उनको भी जो अच्छी किंग्स पैलेसेस जैसी यूनिक चीज़ें ढूंढने में था, लेकिन वो इक्वली जो डेली लाइफ की जो लाइफ है उसके बारे में भी वो इक्वली इंटरेस्टेड थे। Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound। देखिए सभी ने कुछ ना कुछ गलती वगैरह की है, डेवलपमेंट लर्निंग हर किसी के टाइम पर रहा है। जॉन मार्शल ने भले हड़प्पन सिविलाइजेशन को अनाउंस तो कर दिया, लेकिन अब वो स्ट्रैटिग्राफी में एक गलती कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज डिगिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन्स। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लेयर में जितनी, मतलब एक वर्टिकल लेयर में जितनी आर्टिफैक्ट्स मिले, दे वर ग्रुप टुगेदर, एक साइड से जितने मिले, तो मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल लेयर्स नहीं देखी जाती थी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक बॉक्स है, तो इतने एरिया में जितने आर्टिफैक्ट्स मिले वो एक टाइम पीरियड को, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। ये इस लेयर पे जितने आर्टिफैक्ट्स मिले वो उतने नए हैं, इस लेयर पे जितने मिलेंगे वो उतने पुराने हैं। तो ही वॉज नॉट डूइंग दैट, ही वॉज इग्नोरिंग द स्ट्रैटिग्राफी of the site. This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together. तो वो टाइम फ्रेम को इग्नोर कर रहे थे और एक जगह से जितनी चीज़ें मिली उसको वो एक साथ ग्रुप कर रहे थे। ओके, एज अ रिजल्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ दीज फाइंड्स वाज इर्रिट्रीवेबली लॉस्ट। ऑफ कोर्स स्ट्रैटिग्राफी को वो इग्नोर कर रहे थे, जिस वजह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जो थी वो लूज हो रही थी। आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोडक्शन, use and discarding of materials and structures. When people continue to live in the same place, their constant use and reuse of the landscape results in the build-up of occupational debris called a mound. तो एक माउंड बन जाता था, मतलब वो चीज़ों का बार बार यूज़ करके वहीं पर हो जाता था, थ्रो हो जाता था, तो वो उससे एक माउंड बन जाता था। Occupations are detected by traces of ancient materials, कि एक जगह पर क्या ऑक्यूपेशन फॉलो किया जाता था, वो उस मटीरियल वहाँ पे जो मिलता था उससे पता लगता था। ओके, which differ from one another in color, texture and artifacts that are found in them. Abandonment or desertions, what are called sterile layers, can be identified by the absence of such traces. मतलब सपोज इस लेयर में हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, इस लेयर में नहीं मिले एंड इस लेयर में मिले, मतलब इस लेयर में, मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड था इस लेयर का, इस टाइम पर उस साइट को अबैंडन किया गया था, इसीलिए इसको स्टेराइल लेयर्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं मिलता है। Generally, the lowest layers are the oldest and the highest are the most recent. The study is called stratigraphy. हम लोग इन layers को जब study करते हैं इसको कहते हैं stratigraphy. Artifacts found in the layers can be assigned to specific cultural periods and can thus provide the cultural sequence for sites.
तो ये साइट्स को कल्चरल इम्पोर्टेंस देता है, सीक्वेंस देता है, जैसे हड़प्पा हो गया या फिर डिफरेंट सिविलाइजेशंस हो गए. न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस. It was R.E.M. Wheeler after he overtook as Director General of the ASI. अगर आपको वो आएगा कि chronological order में, तो the first was Cunningham, then was John Marshall, then was R.E.M. Wheeler. Okay, to remember the years too. In 1944, who rectified this problem? Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy, मतलब layer wise उनको follow करना ज़रूरी था, of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal lines. Moreover, as an ex-army brigadier, he brought with him a military precision to the practice of archaeology. तो उन्होंने अपनी military precision को लाया and accurately हर चीज़ को follow करा. The frontiers of the Harappan civilization have little or no connection with present-day national boundaries. However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major sites are now in Pakistani territory. This has spurred Indian archaeologists to try and locate sites in India. An extensive survey in Kutch has revealed a number of Harappan sites. Settlements and explorations in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites in India. While Kalibangan, Lothal, Rakhigarhi and most recently Dholavira have been discovered, explored and excavated, fresh explorations continue. तो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं थी कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया, ऐसी कोई बाउंड्रीज ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो फॉलो हो भी नहीं सकती है. एंड लेकिन आज क्योंकि पार्टीशन हो गया है तो उस वजह से बहुत मेजर साइट्स है वो पाकिस्तान में चली गई है. तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम्स है इस सिविलाइजेशन को प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करने में, लेकिन फिर भी बहुत नई साइट्स मिली हैं. पुरानी साइट्स भी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में है ही सही. ओवर द डेकेड्स न्यू इशूज़ हैव अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस, जैसे कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो कल्चरल सीक्वेंस के लिए कीन थे, वो कुछ लोग जो थे वो लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे, कुछ जो थे वो वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स, कुछ जो उसके फंक्शंस वगैरह. तो अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं कि आर्टिफैक्ट है या कल्चर क्या था या फिर इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिक्स कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, एवरीथिंग. Since the 1980s, there has also been growing international interest in the Harappan archaeology. Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and Mohenjo-daro. They are using modern scientific techniques including surface exploration to recover traces of clay, stone, metal and plant and animal remains. तो अब धीरे धीरे करके and day by day हरप्पन आर्कियोलॉजी एंड हरप्पन सिविलाइजेशन की तरफ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है. नई नई टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं. These explorations promise to yield interesting results in the future. Wheeler at Harappa, R.E.M. Wheeler. Early archaeologists were often driven by a sense of adventure. This is what Wheeler wrote about the experience at Harappa. It was, I recall, on a warm May night in 1944 that a 4-mile Tonga ride brought me as the newly appointed Director General of the Archaeological Survey with my local Muslim officer from a little railway station labelled Harappa, along a deep sand track to a small rest house beside the moonlit mounds of the ancient site. Warned by my anxious colleague that we must start our inspection at 5:30 next morning and finish by 7:30, क्योंकि उस टाइम पे उसके बाद बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, after which it would be too hot, we turned it with the dark figure of the Punkawala crouched patiently in the entrance and the night air rent by innumerable jackals in the neighboring wilderness. Next morning, punctually at 5:30, a little procession started towards the sandy heaps. Within 10 minutes, I stopped and rubbed my eyes as I gazed upon the tallest mount, scarcely trusting my vision. 6 hours later, my embarrassed staff and I were still toiling with picks and knives under the blazing sun, the mad Sahib, I am afraid, setting a relentless pace. From R.E.M. Wheeler, my archaeological mission to India and Pakistan, 1976. This has nothing really much to understand. You will read and you can understand it very well. Problems of piecing together the past. As we have seen, it is not the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization, but the archaeological, the material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. This material could be pottery, tools, ornaments, household objects, etc. Organic materials such as cloth, leather, wood and reeds generally decompose, especially in tropical regions. What survive are stone, burnt clay और terracotta metal. तो archaeological evidence and material evidence का use करके हम reconstruct कर पाएँ, लेकिन उसमें भी limitations है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी वो decompose हो गई, degrade हो गई. It is also important to remember that only broken or useless objects would have been thrown away.
तो बाकी चीज़ें तो यूज अप हो गई होगी, रिसाइकल हो गई होगी, तो जो रिमेन्स है, जो वेस्ट मटेरियल है, उससे हमें मेजरली सब पता चलता है. Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. तो एक्सीडेंटली हमें कोई चीज़ अगर मिल गई, कोई अच्छी पॉट्स वगैरह मिल गए, तो वो ठीक है, हमने देख लिया, वरना तो वो फिर ऑफकोर्स जनरेशन में जनरेशन पास होती गई होगी, वापस यूज़ हो गई होगी. तो जो वेस्ट मटेरियल है या जो होर्ड्स जिनको वापस दोबारा लोगों ने रिट्रीव नहीं किया, उससे हमें जो पता चलता है उसी से पता चलता है. क्लासिफाइंग फाइंड्स. रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज. एक बार आर्टिफैक्ट मिल गया, उसके बाद उसको क्लासीफाई करना और भी मुश्किल होता है. आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई देयर फाइंड्स. कैसे? 5 तरीके होते हैं. एक सिंपल प्रिंसिपल होता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, कि क्या मटेरियल से यूज़ किया गया है. सेकेंड होता है जो कि और कॉम्प्लिकेट होता है, वो है फंक्शन, कि उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है. अब मटेरियल तो इजी है, उससे पता चल जाएगा, बट फंक्शन समझना मुश्किल है, क्योंकि आर्कियोलॉजी को सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि वो टूल है या ऑर्नामेंट है या दोनों है या रिचुअल पर्पस के लिए या किस चीज़ के लिए वो यूज़ किया जाता है. तो उसका फंक्शन डिटरमाइन करना. ठीक है. फंक्शन डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है उसके प्रेजेंट डे रिजेम्बलेंस. जैसे कि अगर कोई बीड्स मिला, तो प्रेजेंट डे बीड्स को किस में, ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता था, तो पहले भी यूज़ किया जाता होगा. तो उस तरीके से वो आर्कियोलॉजिस्ट एक और तरीके से फंक्शन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कहाँ पे मिला, घर में मिला, ड्रेन में मिला, ग्रेव में मिला, कहाँ पर वो चीज़ मिली. समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस, मतलब कि कभी कभी इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू, मतलब जैसे कि मेसोपोटामिया में वो चीज़ कैसे यूज़ की जा रही है, तो वो चीज़ जैसे कि ट्रेसेस ऑफ कॉटन एंड सम हड़प्पन साइंस फाइंड आउट अबाउट क्लोथिंग, वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग डिपिक्शन इन स्कल्पचर. तो स्कल्पचर में अगर क्लोथिंग का कोई सिंबल है, साइन है, तो उससे हम लोग फिर पता लगाते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. जैसे कि फर्स्ट हड़प्पन सील जो कि मिली है, वो इसीलिए वो समझ पाए क्योंकि वो मेसोपोटामिया में मिली है, तो उसका कल्चरल सीक्वेंस इट वाज फाउंड एंड इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद फाइंड्स इन मेसोपोटामिया. तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम एक चीज़ का फंक्शन डिसाइड करते हैं. 4 तरीके हैं, 4 वेज. प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. अब हमने इंटरप्रेट तो कर लिया कि उसका फंक्शन क्या होगा, मटेरियल वगैरह से. अब क्या क्या प्रॉब्लम है उसको इंटरप्रेट करने में. द प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंस इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस. देखिए पॉट्स वगैरह मिले, जो अब ऑब्वियसली चीज़ें उनको तो हमने ठीक है, हम उसको डिटरमाइन कर लेंगे, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो चीज़ें यूज़ हुए उनका यूज़ डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है. Early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar were related to religious significance. तो जो चीज़ थोड़ी अजीब लगी वो मतलब उन्हें लगा कि हो सकता है कि रिलीजन से रिलेट होगी. These included terracotta figurines of women, heavily jeweled, some with elaborate headdresses. These were regarded as mother goddesses. Rare stone statuary of men in almost standardized posture, seated with one hand on the knee, such as the priest king was also similarly classified. ऐसा मतलब अब ये अनयूजुअल है, पता नहीं है किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसको फिर हमने रिलीजियस एक उसमें कहीं ना कहीं प्लेस कर दिया है. इसको मदर गॉडेस बोलते हैं. ठीक है. प्रीस्ट किंग हमने पहले देखा ही है. सो सिमिलर उनको ऐसे रिचुअल सिग्निफिकेंस दे दी. दीज इंक्लूड द ग्रेट बाथ एंड द फायर अल्टर्स फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल. ओके, तो कालीबंगन में 2 चीज़ें अभी तक मिली है हमको, एक तो प्लाउड फील्ड के एविडेंस एंड फायर अल्टर्स एंड ग्रेट बाथ. Attempts have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals, some of which seem to depict ritual scenes. Others with plant motifs are thought to indicate nature worship. Some animals, such as one-horned animal often called the unicorn depicted on seals, seem to be mythical, seated composite creatures. In some seals, a figure shown seated cross-legged in a yogic posture, sometimes surrounded by animals, has been regarded as a depiction of Proto-Shiva. That is an early form of one of the major deities of Hinduism. Besides, conical stones objects have been classified as lingas. तो एक यूनिकॉर्न जैसा मोटिव हमें सील्स के ऊपर देखने को मिला है, उसको मिथिकल हमने बोला है. सील्स के ऊपर हमें प्रोटो शिवा जैसा एक स्ट्रक्चर मिला है जो कि योगिक फॉर्म में पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ है. या फिर कोनिकल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनको लिंगास, जैसे कि ये, तो उनको लिंगास बोला गया है. Many reconstructions of Harappan religion are made on the assumption that later traditions provide parallels with earlier ones. This is because archaeologists often move from the known to the unknown. तो अभी जो चीज़ें हमें पता है उससे हम लोग मूव करते हैं कि वो चीज़ पहले किस चीज़
किस काम के लिए यूज़ की गई होगी. This is that is from the present to the past. While that is plausible in the case of stone querns and posts, it becomes difficult and speculative when we extend it to religious symbols. तो religion की जब बात आती है तो हम known to unknown move करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. For instance, the Proto-Shiva seals, the earliest religious text, the Rig Veda, compiled 1500 to 1000 BCE, mentions a god named Rudra, which is a name used for Shiva in later Puranic traditions in the first millennium CE. तो ऋग्वेदा में रुद्र है जो कि बाद में रुद्र को शिवा का नाम दिया गया है. However, unlike Shiva, Rudra in the Rig Veda is neither depicted as Pashupati, lord of animals in general and cattle in particular. तो देखिए रुद्र ऋग्वेदा में मेंशन्ड है. शिवा जो है वो प्रोटो शिवा जो कि लेटर पुरानिक ट्रेडिशन में मेंशन्ड है. रुद्र को लेटर शिवा के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन शिवा और रुद्र में कोई हमें सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलती है क्योंकि शिवा में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि रुद्र को हम लॉर्ड ऑफ एनिमल्स बोलते हैं. तो शिवा तो लॉर्ड ऑफ एनिमल्स या कैटल नहीं होता है, पशुपति नहीं बोलते हैं. तो ना ही रुद्र एक योगी है जबकि शिवा तो एक योगी है. तो ये कन्फ्यूजन है, कहीं पर उसको सिमिलर बताया गया है कि शिवा है रुद्र, लेकिन अगर हम देखें तो शिवा और रुद्र में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. तो you know the depiction of Rudra in the Rig Veda does not match with that of the Shiva. Okay, तो इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब क्या है ऋग्वेदा, क्या है शिवा, क्या कोई ये आदमी था या कोई मिथिकल वो था, डीटी था, व्हाट वाज इट, वी डोंट नो येट. अब प्रोटो शिवा सील यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हड़प्पा में. प्रोटो शिवा के जैसा ही थोड़ा सा, जो कि लेटर ट्रेडिशंस में शिवा का यूज है उसके जैसा ही थोड़ा सा मिलता जुलता हमें देखने को मिलता है. ओके, a linga is a polished stone that is worshipped as a symbol of Shiva. Shamans are men and women who claim magical and healing powers as well as an ability to communicate with the world. Shamans claim that they have magical powers. तो इतने टाइम के बाद हमें बहुत कुछ पता तो चला है, अभी भी हम पता कर रहे हैं, नई चीज़ें रोज़ हमारी नोटिस में आ रही है, नई चीज़ें डिस्कवर हो रही है. अगर एक बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिल गया जिसमें 2 इंस्क्रिप्शंस एक साथ लिखे हुए तो उससे हमें बहुत हेल्प मिल जाएगी. सपोज एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश में, अगर एक ही चीज़ को हिंदी और इंग्लिश में मिल गया तो वो अगर हमें हिंदी आती है तो फिर इंग्लिश हमें उससे करने में ईजी होगा कि अच्छा हिंदी में ये लिखा है तो इंग्लिश में यही लिखा होगा, तो वो सिम्बल्स आइडेंटिफाई करने में यूज़ होता है. लेकिन अभी तक हमें इसकी कोई बायलिंगुअल स्क्रिप्ट नहीं मिली है जिससे हम कंपेयर कर सकें. तो हमें बाकी लैंग्वेजेस आती है पर हड़प्पन लैंग्वेज अभी तक हमें नहीं आई है. बहुत सारे रिकन्स्ट्रक्शंस करे हुए हैं. ग्रेट बात क्या है, उसका रिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, वी डोंट नो. Gamesmen or lingas, this is what Ernest Mackay, one of the earliest excavators had to say about these stones. Various small stones made of lapis lazuli, jasper, chalcedony and other stones most beautifully cut and finished and less than 2 inches in height are also thought to be lingas. On the other hand, they were used in the board games. तो अभी तक पता नहीं है कि वो बोर्ड गेम्स में यूज़ किए जाते थे या फिर वो लिंगास थे शिवा के, वी डोंट नो येट. फ्रॉम अर्नेस्ट मके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948. दिस इज अ टेराकोटा आर्ट. देखिए बुलक कार्ट का एक हमें टेराकोटा आर्ट देखने को मिलता है. टाइमलाइन वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मिलियन बीपी, दिस इज 2 मिलियन बिफोर, मतलब 2 मिलियन ईयर्स बिफोर टुडे. लोअर पेलियोलिथिक एज 80,000 ईयर्स बिफोर टुडे. मिलियन पेलियोलिथिक 35,000 ईयर्स बिफोर टुडे. अपर पेलियोलिथिक 12,000 years before Mesolithic, 10,000 years before Neolithic, 6,000 years before Chalcolithic, first use of copper. ये सब हमने हमारे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी का ये पार्ट होता है. 2600 BCE. देखिए 2600 BCE की जब बात करें दैट डजंट मीन 2600 years before today. That means how many, approximately 4,000 years before today. ठीक है, क्योंकि this is BC and 6,000 is years before today, BP. Okay, so this is the year we are talking and they are the years before today we are talking. So 2600 BCE में हड़प्पन civilization, the mature Harappan one. 1000 BCE में early iron megalithic burials. 600 to 400 BCE में early historic. Okay, and फिर timeline 2 is हड़प्पन archaeology में major वो है 19th century, मतलब 1875 में Alexander Cunningham की report on the Harappan seal. 20th century में 1921 में MS Watts begins excavations at Harappa. 1925 में excavations begin at Mohenjo-daro. 1946 में R.E.M. Wheeler excavates at Harappa. 1955 में S.R. Rao begins excavations at Lothal. 1960 में B.B. Lal and B.K. Thapar begins excavation at Kalibangan. 1974 में M.R. Mughal begins explorations in Bahawalpur.
1980 में a team of German and Italian archaeologists begins surface explorations at Mohenjo-daro. 1988 में American teams begins excavations at Harappa, and 1990 में RS Bisht begins excavations at Dholavira. From the CUET perspective, from the board perspective, timelines are important. ये देखिए एक हरप्पन बरियल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. And with this our chapter ends.